पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं जारी हैं। पंजाब में बहुत से मकामात पर हालात जो हैं बदस्तूर तशवीशनाक हैं। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी जो है दरम भरम कर दिया। रिहायशी इलाके, कारोबारी मराकज़ और सरकारी इमारतें कई फिट पानी में डूब गईं और अब जो है हंगामी बुनियादों पर निकासी आब के लिए दीगर शहरों से मशीनरी मंगवाई गई है और साथ ही 1 किलोमीटर तवील नाले की तामीर जो है वो जारी है। आसपास के दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब हैं और फसलें जो हैं तबाह हो चुकी हैं। कबीरवाला में शुजाबाद और रंगू कैनाल के बंद जो हैं वो टूट गए, जबकि लियाकतपुर में भी ज़मींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं और खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। खानेवाल और मंडी बहाउद्दीन में भी सूरत हाल नाजुक है। पंजाब में चावल, गन्ने और कपास की फसल जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई, जिसने देही मईशत को जो है बहुत नुकसान पहुँचाया है। माहिरीन मईशत जो है आने वाले दिनों में महंगाई और गुर्बत में इजाफे की पेशगोई कर रहे हैं। यानी कि दहशतगर्दी और सियासी महाजराई के शिकार पाकिस्तान को जो एक नए बुहरान जो है वो सैलाब और बारिश की सूरत में उसका सामना है, उसने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सैलाबी रेले का रुख जो है सिंध की तरफ है, जहां गुड्डू बैराज पर 3 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल हो चुका है और मजीद पानी का इंतजार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि जी कच्चे से 94,000 से ज़्यादा अफराद को निकाला जा चुका है, ताहम सुपर फ्लड का खदशा बकौल उनके कम है। देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप देखें कि इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से, मैंने आपको पहले अपने इंटरव्यू में ही कहा कि पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। दूसरी जानिब मकामी और सूबाई इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ और रिलीफ ऑपरेशन जो है समाजी मीडिया और हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद की जद में है। नाक़दीन के बकौल ज़्यादा जोर जो है प्रोपेगेंडा करने, तस्वीर और वीडियो बनवाने पर है, ना कि लोगों की मदद करने पर। इंतजामिया की सारी तवज्जो जो है वो इमदादी कार्रवाइयों के बजाय वज़ीर आला और वज़रा के प्रोटोकॉल पर है, जिससे सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा होता है। क्या ही अच्छा होता कि जी सैलाब जैसे लम्हे को हमारे बाद सियासतदान और अफसर जो हैं वो ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल ना करते। सियासी महाजराई पर इख्तलाफात और टकराव की भी वही कैफियत है जो गुज़श्ता चंद साल से पाकिस्तानी सियासत का खासा बन चुकी है और जिसकी वजह से अक्सर जो है हकीकी मसाइल जो हैं उस पर फैसला साजों की वो तवज्जो नहीं होती है जो होनी चाहिए। आज की बड़ी खबरों में हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद का जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुतनाज़ा 26वीं तरमीम को जो है अदलिया की आज़ादी पर एक बड़ा हमला करार दिया है और एक मरतबा फिर किया, ये कई अरसे से कर रहे हैं। और साथ ही जो है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो है मुनीब के फैसले पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने कहा कि जी 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जीक्यूटिव का एक झेली इदारा बना दिया गया है। इनका कहना था कि जी जजेस के फैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मुस्तफा नवाज खोकर ने यह भी कहा कि जी आईनी बेंच जो है 26वीं तरमीम का मुकदमा सुनने का अहल नहीं। आज जिस इदारे के बाहर हम खड़े ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है और आज इंसाफ के अपने इदारे की हालत ये है कि जज साहिबान तकरीरें कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बार काउंसिल्स में जा रहे हैं, बार रूम्स में जा रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं और सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि आज इस मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क की अदलिया को एग्जीक्यूटिव का एक झेली महकमा बनाकर रख दिया गया है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ विक्टिमाइजेशन होती है, अदलिया खामोश रहती है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस आई हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। आईनी बेंच इन पिटिशंस को सुनने का अहल नहीं है। वैसे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का ये बयान जो है बड़े ज़ोर शोर से मौजूए बहस बना हुआ है कि जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जी तसलसल का फैसला हो चुका है। ये किस तसलसल की बात हो रही है, इस पर क़यासाराइयाँ जारी हैं। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि जी फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत जो है 2027 में पूरी होगी, उसके बाद जो एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जी किसी ज़माने में आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो 4 साल होती थी, फिर 3 साल हो गई और अब आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो 5 साल हो चुकी है। मुद्दत 5 साल है और जब वो मुद्दत ख़त्म होगी नवंबर 2027 में तो फिर वहाँ पे एक्सटेंशन का सवाल उठेगा और उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त की कैबिनेट जो है वो फैसला करेगी। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि इस मुल्क में एक्सटेंशंस का रवाज है और अनजस्टिफाइड एक्सटेंशंस भी होती रही हैं, लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो फील्ड मार्शल हो 78 सालों में शायद पहली मरतबा इस कौम को फ़ख्र करने का
और इस कौम को सुरखरू होने का मौका फराहम किया है। और मार्का हक के ऊपर जो कामयाबी है, उस कामयाबी को पूरी दुनिया, पूरी मुसलमान दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो हमें इस चीज़ को जो है वो इन छोटी चीज़ों में उलझाना नहीं चाहिए। और जनाब, आज ही लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे शेर शाह की भी जमानत मंजूर कर ली है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि जिस मुकदमे में अभी तक चालान पेश नहीं किया गया, लामहदूद वक्त तक मुलजिम को कैद नहीं रखा जा सकता। तो जनाब, ये सैलाबों से घिरे और सियासी माहज़ाराई के शिकार के पाकिस्तान जो है उसका अमूमी मंजरनामा, इनमें कुछ नुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सैलाब के तनाजुर से एक बहुत अहम सवाल ये है कि मुल्की मईशत पर इसका क्या असर होगा। बाज़ जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जनाब इससे सप्लाई चेन मुतासर हो रही है, इससे महंगाई में इजाफा होगा, पाकिस्तान अपनी माशी नमू जो है, जो भी हदफ था हमारा, उसको हासिल नहीं कर सकेगा। क्या राय है आपकी? देखिए, हमारी जहाँ इस वक्त मईशत खड़ी है सैलाब से पहले, वो कोई ऐसे कोई काबिल फ़ख्र सिचुएशन नहीं थी। आपने पावर्टी की बात की, वो 45% थी, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। 11.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से थे सैलाब से पहले। 22% अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो भी एक रिकॉर्ड आई था पाकिस्तान की तारीख का। और आपने ग्रोथ की बात की, वो 1.62 पिछले 3 साल का एवरेज था। और भी जितने भी आप अहदाफ उठा के देख लें तो बहुत ही ख़राब सूरत हाल थी पाकिस्तान के अवाम के लिए। मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में जब बात होती है, जो लोग कहते हैं बड़ी अच्छी होगी मईशत, वो अशराफिया बेसिकली बात करता है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि IMF का लोन आ गया, स्टॉक मार्केट चलनी शुरू हो गई, और वो तमाम चीज़ें जिससे उनका बिजनेस बूम करना शुरू कर देता है, वो अपने तनाज़ुर में वो भी गलत नहीं बात करते, लेकिन हुकूमत उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करती है। अब ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये हुकूमत के हैं, ये मेरे नहीं हैं। अब ये जो सैलाब आया, अच्छा सैलाब से पहले जो पिछला फिस्कल ईयर था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ख़ास तौर पर बात करें, जो कि बैकबोन है पाकिस्तान की मईशत का, उसमें 5 जो मेजर क्रॉप्स हैं, 5 वो तमाम की तमाम नेगेटिव ग्रोथ थी। पिछले 2 साल से जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव ग्रोथ है। तो इसी वजह से 1.62 था एवरेज, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 3 साल का एवरेज। मैं इसलिए 3 साल की बात करता हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ के दौर के हवाले से पूरा इंसाफ भी इसी तरह से होता है कि आप एक साल पिक करके नहीं बात करते। तो ये सैलाब जो है इसने तो डेवस्टेशन मचा दे। इससे जाहिर है, एक तो देखे ना, अब तो जब पानी हटेगा तो पता चलेगा, लेकिन ये जनरली कहा जा सकता है कि क्रॉप्स को, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चावल के बारे में कहा जा रहा है 60% जो है नुकसान हुआ है, शुगर केन को नुकसान हुआ है, कपास बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। तो ये पंजाब की बात हो रही है, सिंध में भी ज़ाहिर के सैलाब का इम्पैक्ट आना है। जी जी जी। तो एग्रीकल्चर बहुत बुरे तरीके से ज़ाहिर है ख़राब सूरत हाल है, और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा उसमें जो बुरी हालत होगी किसानों की होगी, आम किसानों की, क्योंकि उन्होंने जो अपना छोटा मोटा पूंजी से लगाया था उस पर जब कुछ नहीं मिलेगा तो हुकूमत जाहिर सी बात है उनको तो इस किस्म की इमदाद नहीं करेगी। और फिर अगला जब सीज़न आना था, जो उन्होंने जो भी लगाना था उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो काफ़ी ख़राब सूरत हाल होगी। इसका जो ज़ाहिर है बोझ पड़ेगा पूरे मईशत पर पड़ेगा, इंडस्ट्री पर पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी जो 2 महीने का हमने सिचुएशन देखी है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो इतने सालों के बाद एकदम से वापस आना शुरू हो गया है। $6 बिलियन 2 महीने का, जो कि ख़तरनाक हद है। और उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न है एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल बावजूद इसके कि बहुत से एक्शंस लिए गए, बहुत कुछ कहा गया, बहुत यकीन दहानियाँ कराई गई, उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स पिकअप नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान की मईशत 3-4 चीज़ों पर अभी तक आमद चल रही है। एक तो जो लोन्स हमें मिलते हैं IMF से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से, दूसरा हमें जो रोल ओवर्स मिलते हैं जो हमारे दोस्त ममालिक देते हैं, और तीसरा जो रेमिटेंसेस हैं जो हमारे वर्कर्स भेजते हैं। तो इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रोडक्टिविटी नहीं इम्प्रूव हुई है, मतलब वेजेस हासिल जमा ये है कि जो है मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी है, यहाँ पर मईशत पहले से कमज़ोर थी, सियासी महाज़ाराई, तो सैलाब एक नया बुरान उसने खड़ा कर दिया। मुझे बताइए कि स्क्रीन की हद तक हम देख रहे हैं कि बड़े ज़ोर शोर से जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं,
और मतलब जगह भी नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आला साहिबा भी नज़र आ रही हैं, बाकी मुशीर अफसर सभी लोग जो हैं इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। लेकिन एक जो नाक़दीन वो कहते हैं इतना ज़्यादा जो है ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, बल्कि बाज़ औक़ात जो है इनके जो दौरे हैं उसकी वजह से मज़ीद मुश्किल हो जाती है आम आदमी के लिए। ये क्या कहेंगे जो एक हमारी इमदादी काम की जो एक फ़िलॉसफी में चेंज आया है कि ज़्यादा जोर जो है तशहीर पाकिस्तान की जो भी रूलर्स हैं वो क्राइसिस टू क्राइसिस काम करते हैं। क्राइसिस हो गया उसको प्रिवेंट करना जो होता है ना वो असल अक्लमंदी होती है। हुकूमतों का काम होता है उसको किस तरह से एक चीज़ को, एक नेचुरल एक चीज़ आ रही है उसको कैसे उसका रिस्क को मिनिमाइज करें, डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू, अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू, वो तो सब हम करते नहीं हैं। और मैंने कल भी कहा था कि 26 तारीख को पंजाब पूरा बह चुका था और आप 27 अगस्त के अखबारात उठा के देख लें, सबसे बड़ी हेडलाइन न्यूज़ थी, या 26 तारीख की शाम की आप न्यूज़ देख लें सारी। और जब तक मरीम नवाज जो थी, जो कि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जापान में थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जापान का दौरा नहीं होना चाहिए था, मे बी टाइमिंग्स डिफरेंट होने चाहिए थे। जापान ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है, उससे सीखना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मैं उस सियासत में नहीं जा रहा। बट अब 26 तारीख का इसका मतलब यह है कि देयर वाज नो अर्ली वार्निंग सिस्टम। डेट मीन्स के कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई चीज़ भी एम्प्लॉय नहीं की गई थी। चीफ सेक्रेटरी जब वहाँ बैठे थे, सीनियर मिनिस्टर जब वहाँ बैठी थी, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब। और 27 तारीख को जब तबाही अपने अरूज पर आ गई थी तो उस वक्त भी वहाँ जो बड़ों की बैठक हो रही थी मरी में, उसमें वो शरीक थी। अब जाहिर सी बात है जब आपने, और दूसरी बात यह है कि मैं दोहराने के लिए ज़रूर कहना पड़ेगा कि देखें 2022 में जब सैलाब आए थे, डेवस्टेटिंग सैलाब आए थे, और उसके बाद एक यूएन के साथ मिलके एक इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब और काफ़ी वज़ीर यहाँ से गए थे, और उसमें $11 बिलियन के प्लेजेस हुए थे। और उसके अगेंस्ट हमने एक प्रपोजल्स देने थे जिसको आप कहते हैं बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के, स्पेसिफिक, जिसके आपने फिजिबिलिटी हो स्पेसिफिक भाई स्कूल बनने, पुल बनने, रोड्स बननी है, अब जो भी आपने डैम्स बनने, जिसके लिए भी आपने पैसे मांगे थे, $11 बिलियन की प्लेजेस हो गई थी। अब औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त, ये उनके अल्फाज में हमने वो प्रपोजल्स दिए ही नहीं। तो हमने जब वो दिए ही नहीं तो इसका जो प्राइस है वो किसको पे करनी पड़ी है। अगर वो पैसे आते, अगर वो लगते, एम्बैंकमेंट्स बनती और कोई सिस्टम बनता और जो भी ज़रूरत है करने की, सैलाब को मिनिमाइज करने की, उसका इम्पैक्ट को, तो वो फिर ना होता। फिर इस दौरान हमने वो दूसरी हरकतें जो ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं जी कि ज़्यादा तवज्जो जो लोग इनके नक़ाद हैं, जो तनकीद भी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी ऑप्टिक्स पे ज़्यादा तवज्जो है कि जी बैनर लगना चाहिए, और मतलब ऑप्टिक्स में तो इस वजह से ना कि काम नहीं किया हुआ। अब आप जाहिर है परेशान होके बैठ गए। हाँ। ये वैसे ही है जैसे एक स्कूल से बच्चा फेल होके आता है, जो फेल होके आता है वो बेचारा घर में अपने कमरे में बैठा होता है। आप बहुत करीब रहे मरियम साहिबा के आप बहुत करीब रहे, मतलब उनकी मुशावरत भी करते रहे, उनको आपने गाइड भी बहुत ज़्यादा किया है, जो सब लोग जानते हैं। तो ये जो वो फैसला कर रही है कि जी इस तरह से इस क्राइसिस को मैनेज करना है कि ऑप्टिक्स पे तवज्जो दें, या आपके ख्याल में उनका ख्याल होगा या उनकी जो टीम है वो उनको गाइड या मिसगाइड कर रही है? मिल के ये ख्याल देखें ना, मैं तो उस वक्त भी ये कहता था कि जी अगर तशहीर से हुकूमतों का टेन्योर बढ़ सकता है और लोगों में मोहब्बत पैदा हो सकती है, तो फिर तो सब पीटीवी देखा करे ना। पीटीवी से ज़्यादा तो कोई तशहीर नहीं करता ना। वहाँ तो 9 बजे का खबरनामे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि दंग रह जाना चाहिए, लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए हुकूमतों के साथ। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है पीटीवी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। सो एक हद तक तशहीर करना पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिशियन का बिल्कुल उसका जायज़ हक होता है, तशहीर करना ज़रूरी है। वी आर इन पॉलिटिक्स, हमको चैरिटी के लिए तो आए नहीं है। तो पॉलिटिक्स में आप तशहीर करते हैं, आप बताते हैं कि आपने ये काम किया, ये काम किया, लेकिन उसमें एक बैलेंस रखना होता है। जब एक उस बैलेंस से आप आगे चले जाते हैं तो वो फिर ऐसे लगता है कि ये आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप समझते हैं कि ये ज़रूरत है,
ये इसलिए आप कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि आपको गरीबों से मोहब्बत है, इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है और उस कमज़ोरी को जो आपने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम या अर्ली वार्निंग सिस्टम या जो इक़दाम लेने थे वो नहीं किए, अब उसको बैलेंस करने के लिए आप ये कर रहे हैं कि जी आप रोज़ जा रहे हैं, जो कि जाना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाना ज़रूरी है, लेकिन उसमें फिर वो जो आपने बात की कि उनके जाने से सब कुछ धर्म भरम हो जाता है, प्रोटोकॉल सारा कुछ उनके लिए होता है और बाकी सारे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर वो ज़ाहिर है वीडियो इमेजेस आने हैं तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उन बेचारों के साथ फिर उनको दिखाया जाता है। आई थिंक बहुत ओवर है, मतलब मस्जिद में भी अगर लग गया कि मरियम नवाज की तस्वीर है, तो इस वक्त तो कम से कम छोड़ दें। अच्छा, ये ख्याल होना चाहिए कि जब आप ओवरडू करते हैं तो उसके मनफी असरात होते हैं, बजाय उसके कि आप डिजायर्ड गोल्स हासिल कर सकें, आप मनफी आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पे तवज्जो मबजूल कराऊंगा, आपने भी गालिबन मुशाहिदा किया होगा हमारी सियासत और सहाफ़त में ये जो लफ्ज़ तसलसल है ये एकदम बड़े ज़ोरदार तरीके से आया है। आप क्या समझते हैं इस लफ्ज़ को किस पैराए में इस्तेमाल किया जा रहा है? ये तसलसल जो हमने सुना है, जाहिर सी बात है हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ऐसा ही महसूस होता है कि मरी में जो बैठक हुई थी बड़ों की, उसमें यही फैसले हुए थे कि तसलसल रहना चाहिए। तसलसल का मतलब ये है, और बल्कि राना सनाउल्लाह ने तो बड़े खुल के बात भी कर दी है जी। कल गालिबन परसों रात उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में सवाल के जवाब में कहा कि जी ऐसे ही फैसला हो गया कि जी उनसे सवाल पूछा 5 साल या 10 साल, उसने कहा ये नहीं, और बल्कि हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया हमें तो हमेशा से पता था, आप लोगों को शक था। अच्छा। वो टीवी एंकर को कह रहे थे। सो अब राना सनाउल्लाह तो मेरा ख्याल है सियासत के माहिर हैं और सीनियर तरीन मिनिस्टर हैं और उनको इत्मीनान भी हासिल है अपनी पार्टी की लीडरशिप का। सो वो जब पब्लिक में ऐसी बात करते हैं तो उनका सीरियस लेना चाहिए, और मैं कहता हूँ ये बड़ा डेंजरस है इस चीज़ के, ये क्या बात हुई है, किस किस्म बाद में उन्होंने गालिबन राना साहब ने कहा ना कि आइन का क्या होगा। नहीं, वो एक तो ज़ाहिर है कि बाद लोग समझते हैं इसका इंटरप्रिटेशन ये करें कि हुकूमत के तसलसल की बात हो रही है, अगले 5 साल 10 साल ही तय कर लिए हैं लोगों ने। फिर गालिबन राना साहब ने ये वजाहत भी की कहीं और पे मीडिया से बात करते हुए कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल साहब की जो 5 साल मुद्दत है उसके वो हवाले से बात करें तो वो कहते हैं जब वो मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है एक्सटेंशन की बात या सवाल पैदा होगा, ये गालिबन उन्होंने कहा है। जी नहीं, वो दो डिफरेंट अलग अलग चीज़ें, ये मैं गलत मिला रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल जी एक क्लियरली उन्होंने कहा है कि 2030 तक फील्ड मार्शल साहब को रहना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि उससे आगे भी रहना चाहिए। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये वजाहत की ज़रूरत है कि इस वक्त देखें ना, या तो आइन को फिर अनाउंस कर दें कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन एब्रोगेटेड और आइन मुअत्तल है, इस वक्त ये गैर आइनी हुकूमत है, तो ठीक है लोग फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे, बट एक फसाड ना क्रिएट करें कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत है और पाकिस्तान में पार्लियामेंट है और एक खुद मुख्तार पार्लियामेंट है और काबीना है और वजीर आज़म है। लेकिन ये जो राना साहब कह रहे हैं ना कि 27 तक तो सर आइन के मुताबिक हुआ ना जो एक्सटेंशन, अब तो आपके आइन में तब्दीली आ गई है, 27 तक तो ज़ाहिर है कि चलेगा, टेन्योर चलेगा उनका टर्म जो है। जी देखें, आइन में तब्दीली जो आई है आज ही जो जिस प्लेटफॉर्म से मैं मुंसलिक हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जी, उस मुस्तफ़ा खोकर साहब ने जो उसके वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने एक फ़ाइल किया, असद कैसर साहब भी उनके साथ थे सुप्रीम कोर्ट में, उस चीज़ को जो 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से कि वो तो अभी तक तय ही नहीं हुआ, बावजूद इसके कि पिछले साल जो एक कमेटी है जजेस कमेटी जो कि फैसले करती है कौन सा लगेगा और केस और कौन सा नहीं लगेगा, उसके 3 मेंबरान उस वक्त भी थे, याया अफरीदी थे, उसके बाद जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर, और उससे मेजॉरिटी से फैसले होते हैं। वो मेजॉरिटी से फैसला हुआ हुआ साल हो गया, अब उसको आप लगने ही नहीं दे रहे, 26वीं अमेंडमेंट को डिस्कस ही नहीं होने दे रहे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब बारी नहीं आ रही। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल भी था, चल ही नहीं रही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आइन के हिसाब से चल रहे, तो बाकी क्या कि जो पिटीशन आप लोगों ने डाली हुई है तो इसका अब क्या हिकमत अमली होगी 26वीं तरमीम को जो आप लोग चैलेंज करना चाह रहे हैं, जब उसकी बारी नहीं आ रही है, कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे आप लोग? लेकिन हम तो बात अपनी तरफ से हर एक आवाज़ उठा सकता है, जो भी उसके बस में कोशिश कर सकता है।
कोई किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी की बात हो रही है। 26वीं अमेंडमेंट हम समझते हैं और हम समझते हैं कि उसको फुल कोर्ट के सामने आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर उसमें कोई ख़राबी नहीं है, कुछ आपने नहीं छुपाना, कुछ आपको इशू नहीं है, तो लेट द फुल कोर्ट डिस्कस। आपने आइन को बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, तो कम से कम उसको लेट द फुल कोर्ट डिस्कस। और फुल कोर्ट में ज़्यादातर जजेस तो आप ही के लगाए हुए हैं, तो फिर आपको इतना डर खौफ क्यों है कि जी वहाँ अगर होगा तो फिर क्या डिस्कस हो जाएगा? ये बड़ी नेचुरल सी बात है। एक और सवाल बड़ा पैदा होता है, ये आपकी शिकायत अपनी जगह कि जो आपका है इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये मतलब है कि इसके बारे में ये तासुर था कि जी एक्सपेंड होगा या कोई इसमें नए लोग शामिल होंगे, नई जमातें शामिल होंगी, वो मामला बिल्कुल क्या खटाई में पड़ गया? नहीं, खटाई में नहीं पड़ गया। देखें, बात ये कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमदर्दियाँ हैं, जिस तरह जमात इस्लामी है फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी की पॉलिटिकल पार्टी है, और भी 2-4 जमातें हैं जिनका मैं नाम ले, JUIF है। अच्छा। वो समझते हैं कि हाँ, ओवरऑल हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन वो उस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है जिस हद तक हम कहते हैं कि जी अगर आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं तो फिर आप अमली इक़दाम उठाएं ताकि आगे। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी उन सबको मनाने के लिए, ऑन बोर्ड लाने के लिए। अच्छा, जाते मुझे ये भी बता दें कि आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ इन दिनों जो उन्होंने कौमी असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि जी उन्होंने अपने ही खुद तनकीदी की अपने ऊपर, मतलब अपनी हुकूमत पे, निज़ाम के ऊपर। लेकिन फिर देखते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो उन पर तनकीद करते नजर आए। तो ये नून लीग को आप बड़ा करीब से जानते हैं, अरसे तक उनके साथ रही, क्या इशारा है नून लीग में, किस तरह की सियासत हो रही है? देखिए, ख्वाजा आसिफ बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। हाँ। एंड मेरा अपना असेसमेंट है कि ही थिंक्स कि उनका ये लास्ट टेन्योर है। मेरा अपना अंदाज़ा है, बातचीत पहले भी जो होती रही है उनसे। तो अब वो जाहिर सी बात है वो चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जिससे कम से कम अपनी लेगेसी, अपना जो कैरियर को थोड़ा सा संभाल दे सकें। लोग कहें कि यार बात तो सही कर रहा है, जो भी है बात तो वो सही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं निज़ाम के खिलाफ बात कर रहा हूँ, जब उसने हनीफ अब्बासी ने बात की। अब हनीफ अब्बासी जिस स्टेज पर है ना, उनके बस चले तो अगले 20 साल तक वो इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुकूमत में बैठे रहे। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि जो समझते हैं कि ये कौन सी बातें हो गई हैं निज़ाम के खिलाफ। तो आप खुद निज़ाम का हिस्सा रहे हैं भाई, अगर रहे भी हैं तो अगर आज वो पॉइंट आउट कुछ कर रहे हैं, आज अगर वो सियालकोट में करप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, आज अगर वो अपनी हुकूमत की नाअहली की बात कर रहे हैं कि फ्लड्स को रोकने में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आई थिंक उनकी बात को थोड़ा सा वजन देना चाहिए। मेजर और जाहिर कि जब आप खुद तनकीदी करते हैं उसके बाद ही फिर मतलब है आप उसकी इस्लाह भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, लुब्बे लुबाबियत का जो हमारा टेढ़ापन है वो तो जारी है और माज़ाराई भी जारी है। हुकूमत जो अपना तौर तरीका नहीं बदल रही, इसके खिलाफ जिस चीज़ पर कायम है वो भी अपनी उस पर कायम है। लेकिन जो असल मसला आ रहा है आम पाकिस्तानी के लिए वो हमारी मईशत का है। सैलाब के बाद बिल्कुल उसके असरात अब नज़र आने लगे कि जी चीज़ें महंगी होने लगी हैं। बिल्कुल ये जो अंदेशा है कि जी गुर्बत में इजाफा हो सकता है, बिल्कुल ये सही अंदेशा है। उसी तरह जो माशी नमू अगर एक मरतबा फिर हमारी सिमट गई, सुकड़ गई, तो उसके बहुत मनफी असरात होंगे पाकिस्तान के लिए। खैर, तो हम यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे असद कैसर साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उनसे बात करते हैं कि जी तहरीक इंसाफ में क्या मामलाते दिल चल रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जनाब, तहरीक इंसाफ के बहुत से चाहने वाले कुछ परेशान हैं कि उनको लग ये रहा है कि जी पार्टी की तरफ से या क़यादत की तरफ से जो है मुतज़ाद इशारे आ रहे हैं। आखिर मामलात हैं क्या? हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं असद कैसर साहब, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब अपना कीमती वक्त देने का। लोग ये कह रहे हैं कि जी अली मीन गंडापुर साहब, हमने देखा कि जी बड़ा एकदम वो सरगर्म अमल हुए हैं। कभी वो सदारती निज़ाम की बात करते हैं, कभी कालाबाग डैम की बात करते हैं, सियासी पार्टियों में जो है बातचीत की बात करते हैं। आखिर हो क्या रहा है ये? देखिए, पार्टी की अपनी वाज़ेह पॉलिसी है। सलमान अकबर राजा साहब ने बहुत वज़ाहत से बात की है और पॉलिसी वही है जो सलमान अकबर राजा जो है ना उसने पार्टी पॉलिसी बताई है। तो अभी हमें इस वक्त बहुत सीरियस मुल्क में क्राइसिस है सैलाब की, और इसके ऊपर जो है हमें तवज्जो है KPK में भी, इधर भी। और मतलब जब भी कोई बात हो तो वो पार्टी पॉलिसी में होना चाहिए।
अच्छा, फिर ये एक सवाल तो फिर बनता है कि ज़ाहिर है कि आपके बड़े अहम सतून हैं अलीमीन गंडापुर साहब आपकी पार्टी का, तो वो ज़ाती हैसियत में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं कि जिससे जैसे आप फरमा रहे हैं कि जी तवज्जो इस वक्त सैलाब पर होनी चाहिए, जो बुरहान है उस पर होनी चाहिए, क्या वजह है उसकी? वो आप इससे पूछ लेना, मैं बेसिकली उसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं समझिए। हाँ जी। अच्छा, एक और सवाल, आपने बिल्कुल देखा होगा कि ठीक है सैलाब चल रहा है अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, और एक जो बयान आया राना सनाउल्लाह साहब का, वो आया है कि जी उन्होंने कहा है कि जी 2027 में जो है आर्मी चीफ की जो है वो मुकम्मल होगी, उसके बाद फिर सवाल पैदा होगा कि उनको मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए ना दी जाए। फिर उन्होंने ही कहा एक बार कि जी तसलसल का फैसला हो चुका है। क्या समझ रहे हैं आप इस फैसले के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि राना साहब बताए कि तसलसल क्या समझते हो। क्या जो मियाँ साहब जो कैंपेन चलाते थे और वोट को इज्जत दो के लिए उसने सारा अपना नैरेटिव बताया, तो मियाँ साहब बता दें कि वो तसलसल को क्या वो वही वोट को इज्जत दो वाली बात है, या ये है कि बस जारी तरीके से और जबरदस्ती डंडे के जोर से हुकूमत लेके इक़्तिदार पे काबिज हो, तो वो बताए। उसकी वजाहत चाहिए मियाँ साहब की तरफ से कि वो तसलसल जो उसका पुराना जो नारा था, जो कैंपेन था कि वोट को इज्जत दो, वो दफन हो गया है। अगर वो दफन हो गया तो ठीक है, लोगों को इसकी हैसियत मालूम हो गई कि ये सिर्फ एक सियासी नारा था और असल में इसका कोई जो है ना उसके साथ कमिटमेंट नहीं थी। ये सिर्फ अपने लिए इक़्तिदार चाहते हैं, पावर चाहते हैं, और अवाम के हक खुद हुक्मरानी के लिए कोई नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं तसलसल से उनकी मुराद क्या है कि जी यही पीडीएम का सेटअप, नून लीग का जो है सेटअप चलता रहेगा पंजाब में और वफाक में, पीपल्स पार्टी का जो है वो चलता रहेगा, सिंध में गालिबन अगर तसलसल है तो फिर पीटीआई जो है वो केपी में चलती रहेगी? नहीं, उसका मतलब जो भी है हम समझते हैं कि इस मुल्क की असली हाकिम आवाम है। आवाम को ये हक है कि वो अपने नुमाइंदे चुने, अपनी इक़्तिदार के लिए फैसला किस चीज़ को वो करना है। अगर ये करना है तो फिर ये जमहूरियत तो ख़त्म है, फिर तो ये फासिस्ट हुकूमत है और शेम डेमोक्रेसी है और जाली असम्बली है। तो सूरत हाल में न मुल्क का मसला हल होता है और मुल्क जो है मज़ीद सीरियस क्राइसिस की तरफ जा रहा है। अमन अमान की सीरियस चैलेंजेस है, नेचुरल डिजास्टर की सीरियस चैलेंजेस है, और ख़ासकर जो है इकोनॉमी को इस वक्त जो सैलाब आ गया है इसके आफ्टर शॉक्स बोलो कि आपकी जितनी फसलात है, वो चावल की फसल है या वो गन्ने की फसल है, कपास की सारे फसलात जो है तबाह बर्बाद हो गए, तो इसकी हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरे असरात होंगे। आपको पता है हमारी इकोनॉमी तो या रोड ओवर पे चलती है या लोन पे चलती है, या जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना एग्रीकल्चर पे है, एग्रीकल्चर कंट्री है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर भी क्राइसिस का सामना होता है तो हमारे मुल्क के लिए बहुत सीरियस चैलेंज होगी माशी तौर पर। तो हमें बहुत सेंसिबली जो है ना हालात को इन बड़े मसलों को देखना चाहिए, और ज़ाहिर है कि लोग इस संदेशे का इजहार करें कि गुर्बत में इजाफा हो सकता है। पहली 45% जो है गुर्बत है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। अच्छा ऐसे साहब ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा है कि पिछले 2 माह में 3 मरतबा वज़ीर आज़म ने खुद जो है मुज़ाकरात की पेशकश की है। क्या वजह है कि बात जो है आगे न बढ़ती? नहीं, एक तरफ ये मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, वो बयान देते हैं, दूसरे दिन जो है ना गिरफ्तारियाँ होती हैं, दूसरे दिन जो है ना उसके अमल अलग है, अमल उसके अगेंस्ट है, सिर्फ बातों में होता है ताकि दुनिया को दिखाए देखो हम चाहते हैं कि आओ बात करें। भाई हम तो किसी तरह इस हुकूमत के साथ ये हम इसको लेजिटिमेट हुकूमत समझते नहीं है। हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक बातचीत होनी चाहिए, और वो बातचीत जो है ना मुल्क के निज़ाम के ऊपर होनी चाहिए कि मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, ये जमहूरियत का चलेगा, 1973 आइन के मुताबिक चलेगा, जो क्राइसिस है उस क्राइसिस का हल क्या है, वो इकोनॉमी है, वो नेचुरल डिजास्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो हमारे बॉर्डर पे सिचुएशन है, वो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज है। एक खूब एजेंडे पे बात होनी चाहिए। हम तो हर वक्त बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम सिर्फ हुकूमत के साथ बैठ के वो बताए कि अच्छा आपको क्या चाहिए, आप जो है ना, आई हुकूमत तो लेजिटिमेट है नहीं। एक बुगनान मतलब ग्रैंड डायलॉग होनी चाहिए, कोई एजेंडे पे बात होनी चाहिए ताकि मुल्क इस क्राइसिस से निकले और मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हो। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को एजेंडे के साथ आना चाहिए, पहले जो है साजगार माहौल बनाना चाहिए कि जिसमें मुज़ाकरात हो सके?
देखिए, सबसे गुड जस्टिस तो अभी तक कोई नहीं दिखा रहे। दूसरी बात यह कि मैं नहीं कह रहा कि हुकूमत के साथ में, हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग होनी चाहिए, और वो उसके लिए जो जो इश्यूज है वो कौमी इश्यूज हों। वो सिर्फ ये कि इस मुल्क का निज़ाम ये हाइब्रिड निज़ाम चलेगा या मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। अच्छा, एक और मैं चीज़ पे आपसे सवाल करूं कि वो है इमरान खान के साहबजादों के आने का बड़ा शोर मचा था, फिर उसके बाद अब मामला उसका कोई तस्करा नहीं हो रहा, उनका क्या स्टेटस है? उनका मतलब शनाख्ती कार्ड का नाइकॉब का मसला हो रहा था, पासपोर्ट का मसला हो रहा था, वीज़े का क्या स्टेटस है? मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। हाँ। मैं इसके बारे में वो कोई मुझे पता नहीं है क्या है उसकी स्टेटस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी मुतज़ाद बातें आ रही हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी सेहत का कोई इशू नहीं है, फिर हमारे प्रोग्राम में शरीक थे शेख वकास अकरम साहब, वो कहते हैं जी हेयरिंग का मसला है, एक दो और उनके साथ मसाइल हैं। स्टेटस क्या है उनका, इमरान खान साहब की? नहीं, सेहत तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा माशाल्लाह हशाश वशाश है, ठीक है, और फिजिकली फिट है। तो उसमें आप लोगों को कोई तशवीश नहीं? जो आपके तर्जुमान मुतालबा कर रहे हैं कि जी अपने डॉक्टर्स जो उनका मुआयना करें, उनका जो हेयरिंग नहीं, वो तो जरूर उसका कानूनी हक है। अगर उसके डॉक्टर उसको देखे, ये मतलब ये कि किसी तौर पर किस कानून के तहत उसकी मुलाकातें जो रोकी जा रही है। यानी इमरान खान तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म ना सही, इस मुल्क का एक आम शहरी सही, क्या जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम कैदियों को, वो स्मगलर हो, डाकू हो, कातिल हो, उसको जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें नहीं है। यानी उसकी भी कानून हो कि उसको मुलाकात मिल रही है और इमरान खान को नहीं मिल रही। मतलब ये सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और ये जुल्म है, जबर है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तो ये मुतालबा करते हैं कानून के मुताबिक उसके हुकूक दी जाए, और हम ये भी कहते हैं कि उसकी जो रिहाई हो वो मेरिट के मुताबिक हो। हम कोई भीख नहीं मांगते, हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं कि हम इमरान खान को इंसाफ चाहिए, खुश हबीबी को इंसाफ चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ज़ाहिर कि सैलाब के आने से जो है पूरा मैट्रिक्स बदल गया है। तो पाकिस्तान का मंजरनामा जो है, इसमें जो आप लोगों का एक मंसूबा था कि जी एहतजाज करेंगे, हम मज़ाहमत करेंगे, उस पर क्या तब्दीली है आप लोग लेकर आ रहे हैं? देखो, अभी तो सैलाब का क्राइसिस है। हाँ। सैलाब होगा। देखो, हमारी तारीख तो चल रही है। तारीख तो सिर्फ एक जलसे और एक जुलूस का नाम नहीं है, तारीख तो मुसलसल अमल का नाम है। आप एक बात करते हैं, डायरेक्टिव चलाते हैं, मीडिया पे बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्लियामेंट में अंदर बाहर जलसी जुलूस, ये सब इसका हिस्सा होते हैं। तो हमारी तहरीक जारी है। हम तो अपनी हक और सच की बात करेंगे और अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जितना भी जुल्म और जबर हो, हमने हक का साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब की गुफ्तगू सुनी। हम एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। तो जनाब, पाकिस्तान जो है मुश्किलात की गिरफ्त में है, और तमाम ही पाकिस्तानी किसी न किसी चीज़ में डूबे हुए हैं। जो कहते हैं ना कि गरीब व मजबूर जो है वो सैलाब में डूब गया, किसान जो है फसलों और माल मवेशी के कहते हैं नुकसान के गम में डूब चुका है, तनख्वाहदार जो है वो महंगाई और टैक्सों के अज़ाब में जो है डूबा हुआ है, जबकि सियासतदान हमारी हुक्मरान शराफिया जो है वो गालिबन ताकत के ज़ूम में, अना में, तकब्बुर में, ख़ुदपसंदी में जो है वो डूबी हुई है। ऐसे लोगों पर तरक्की का सूरज जो है वो कैसे तुलू होगा, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। इसके साथ ही आमिर को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।